सगली सुन ले हमरे मामा दशरथ राज दुलार नवल बनरा बनियायो रे। आपने इन दिनों सोशल मीडिया में एक गाना सुना होगा, बघेली गीत, मामा जी तू सुन ले, सीएम जी तू सुन ले। आज हमारे साथ गायक कल्याणी मिश्रा जी हैं, जिन्होंने उसको गाया और अब सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत की, कब से संगीत क्षेत्र में हैं और किन किन विधाओं की संगीत आप लोगों को सुना रही हैं। और ये गाना जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, किसने इसको रचा है, कौन संगीत दिया है, तमाम चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। कल्याणी, स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार। कल्याणी, कैसे शुरुआत हुई आपका संगीत में आने का और फिर कितने दिनों से? मैं गाती तो बचपन से ही हूँ, और क्योंकि हमारे घर में म्यूज़िक का एक बहुत ही अच्छा माहौल है, और मेरी मम्मी जो हैं वो लोकगीत बहुत अच्छा गाती हैं, और मेरे जो पिताजी हैं वो मुकेश जी के गाने बहुत अच्छे गाते हैं। तो उस कारण से हम लोग को प्रॉपर संगीत कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट था। और 12th के बाद फिर मैंने सीखना शुरू किया, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके चीज़ें चलती ही गईं। और मेरा एक उद्देश्य था कि जो हमारी बघेली बोली है उसको हम किस तरीके से एक प्रॉपर वे में आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में आप देखिए भोजपुरी अपना एक अलग ओहदा बना चुकी है। वो बॉलीवुड में भी उतना ही गाने जा रहे हैं, और बुंदेली भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जा चुकी है। अब सिर्फ बची है हमारी बघेली, क्योंकि हमारी बघेली भोजपुरी और बुंदेलखंड के बीच की बोली है, दोनों से लगी हुई। बस यही बोली जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे एक प्रयास तो करना चाहिए कि इसे बढ़ाया जा सके। आपने संगीत खुद सीखी है या फिर कोई आपके गुरु? नहीं, मैंने सीखा है। पहले मैंने श्री ओम प्रकाश गंधर्व जी से सीखा है, और उसके बाद प्रेजेंट टाइम में मैं अभी हमारे प्रसन्न भैया हैं और शिवांगी दी हैं, तो मतलब दोनों तरफ से जो भी चीज़ें मुझे मिल सकती हैं, प्रयास सतत अभी जारी ही है। तो लगभग कितने साल हो गए इस विधा में आए हुए? म्यूज़िक फील्ड में आए हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। बाकी लगभग 6 साल से आफ्टर मैरिज अच्छा। प्रॉपर वे में सोशल मीडिया में भी उस चीज़ स्टेज शो वगैरह भी आप हाँ करती बिल्कुल। हैं? स्टेज शो ही एक ऐसा माध्यम बना मेरे लिए कि मैं फोकस कर पाई उस पर, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। जब हम स्टेज पे जाते हैं हमें हज़ारों लोग देखते हैं, सुनते हैं, और जब ऑडियंस का जो प्रेम मिलता है वो आपको बहुत हेल्प करता है कि आप उस वे में काम करें। तो जब मैंने बघेली गाती, मैं पहले भी थी, लेकिन जब मैंने बघेली गाना शुरू किया तो अपने लोगों का, अपने बघेलखंड का बहुत प्यार मिला। और फिर ना सिर्फ बघेलखंड में, यहाँ के लोग जहाँ भी रहते हैं, मैं आपसे बताऊँ, मैं छत्तीसगढ़ हो गया, अहमदाबाद हो गया, जयपुर हो गया, तो यहाँ के लोग जहाँ भी हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो कनेक्टिविटी है अपने क्षेत्र से, तो वो मुझे इनवाइट करते हैं और मैं जाती भी हूँ। तो प्रॉपर अब बघेली की ओर ही फोकस आप कर रही? हाँ, अभी ऐसा तो नहीं है कि हम स्टेज पे बैठते हैं तो सिर्फ बघेली ही गाते हैं, क्योंकि हर प्रकार की ऑडियंस होती है, उनकी अलग वो होती है, डिमांड्स भी होती हैं, तो फिर भजन भी गाते हैं। कुछ ऐसे फिल्मी गीत हैं जो मर्यादित हैं, सम्मानित हैं, उन्हें भी इंसान गाता है। लेकिन प्रॉपर मेरा फोकस है कि जो बघेलखंड की विधाएँ हैं उन्हें हम आज की जो जनरेशन है, क्योंकि बीच में आप देखिए एक ऐसा दौर आया था कि बघेली लोकगीत सुनना हमारे ही क्षेत्र, हमारे ही बघेलखंड के लोग नहीं पसंद करते थे। वो भोजपुरी सुनना चाह रहे थे, वो बुंदेली सुनना चाह रहे थे, लेकिन मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी। मुझे लगा बघेली जो है वो भी अपने एक अलग ओहदा रखती है। आप देखिए मैथिली ठाकुर ने भी बघेली गाया है, हालांकि उन्होंने अभी अब अवधी जाके गाया है। अवधी हाँ अवधी और बघेली मिक्स हाँ, उनका। चीज़ें नहीं, उन्होंने एक प्रॉपर चीज़ गाई हुई है, एक बिलनहाई गाई है हमारे बघेलखंड जी से ही, हाँ और राम उनका। जी से संबंधित है वो। तो हालांकि उन्होंने अभी गाया है, और मैं लगभग 10 सालों से बघेलखंड की इस बोली में प्रयास कर नहीं, रही हूँ। बघेली इस समय जैसे देख रहा हूँ और भी कलाकार हैं जी और नए नए एल्बम बना रहे हैं, जी जी, और आप भी बघेली में गाने गा रही हैं। बिल्कुल। लेकिन बघेली और भोजपुरी को मिक्स करके इस बोली को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। जिस तरह से एक भोजपुरी इंडस्ट्री जी जी, बदनाम हो चुकी थी, अभी कुछ यहाँ के कलाकार हैं बिल्कुल। उसको उस वे में ले जा रहे हैं। तो कैसा महसूस होता है कि ये इतनी अच्छी बोली है हमारी और फिर इसको भोजपुरी से मिक्स कर रहे हैं? मैं आपको सच बताऊं, मुझे कतई ना ये चीज़ पसंद है, बिल्कुल।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी बोली का अपमान है। हम्म। और आप मिक्स कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि क्योंकि जो हमारी जनरेशन, अब जो नई जनरेशन आ रही है उसको ज़्यादा कहना चाहिए एक तरीके से बहुत चलते हुए गाने पसंद हैं। तो जो कलाकार हैं वो प्रयास ये कर रहे हैं कि जो न्यू जनरेशन है वो पसंद करे। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप अपनी बोली को सम्मान दिलाइए, उसे और बढ़ाइए। ये प्रयास मत करिए कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि वो उसमें गाली भी देंगे, और अगर वो वीडियो बना रहे हैं तो एक अजीब तरीके की उसमें जो शब्द शैली है वो भी उनकी चेंज हो जाती है। तो बघेली इतनी अगर प्रॉपर वे में गाई जाए तो बहुत ही सरल, बहुत ही सुरीली, बहुत ही मीठी बोली है। तो मुझे ऐसा लगता है यदि वो ये चीज़ नहीं भी करेंगे और प्रॉपर वे में उसका नवाचार करने की कोशिश करेंगे तो भी वो आगे बढ़ जाएंगे। तो केवल व्यूज़ के लिए और इसके लिए कि उससे आप पैसे कमा सकें, अपनी बोली का मान ना घटाएं। ये मेरा निवेदन है जो भी कलाकार ऐसा कर रहे हैं उनसे। बिल्कुल। क्या है कि बघेली और हमारे अवधी दोनों एक मिलती जुलती भाषा है। बिल्कुल। लेकिन अब जो आज के युवा हैं और जो पुराने पीढ़ी के हैं और हमारे गीत संगीत हुआ करते थे, जी जी। आज उनको ख़त्म किया जा रहा है और नए इसमें मिक्स करके रिमिक्स ला रहे हैं। तो न्यू जनरेशन भी पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। आपने कहा कि हम हमारे यहाँ माता जी संगीत जी जी। गाती थी। जी। तो आप जब स्टेज में कई बार शो किए तो कुछ और महसूस नहीं हो कि हम आज स्टेज में जा रहे हैं, और कैसा फील होता था उस टाइम, अभी से 10 साल पहले तो इतना ज़्यादा, शुरुआती दौर में? हाँ, बहुत मतलब मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग से मेरा ऐसा नहीं था कि मैं बघेली की ओर जाऊं, क्योंकि वही बात है जो नई जनरेशन वाला वो हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके जब मैंने उन चीज़ों को समझना शुरू किया तो एक बहुत ममत्व है हमारी बघेली में। आप देखिए, आप जब अंजुरी गाएंगे ना, तो अंजुरी गाई जाती है जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है। तो उसमें स्पेशली ये बताया जाता है कि अब दुल्हन का जो है वो पानी ग्रहण किया जा रहा है। तो जब आप वो गीत गाएंगे सातों फेरे का, कि अभी चौथे फेरे तक दुल्हन जो है वो भी मायके पक्ष की है, फिर पांचवें फेरे से ससुराल पक्ष की हो जाएगी, तो एक अलग ममत्व होता है। तो जब उन चीज़ों को समझना स्टार्ट किया तब से मैंने मतलब बघेली को गाना चालू किया। और अब तब में और अब में ये फ़र्क है कि जब मैं बघेली गाती हूँ ना, तो लोगों की आंखों में एक अलग सा सम्मान होता है, एक अलग स्नेह होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब फिर वो सब कुछ है, उससे ज़्यादा अपनी कुछ भी भाषा नहीं। है, अपनी हाँ बिल्कुल। मातृभाषा है बघेलखंड की। और वो ऐसे है ना कि हम जब अपनी माँ से भी बातें करते हैं तो हमारी माँ बघेली में ही बोलती हैं। हम लोग जब अपने घर में जाते हैं, जैसे मैं अभी आपसे खड़ी हिंदी में बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैं स्टेज में बैठती हूँ तो मैं स्टार्ट ही बघेली से करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए, आप बघेलखंड में जाइए, अभी थोड़ी देर पहले आप भी बैठे थे, आप बघेली बघेली में में ही बात करते, बात कितना अच्छा लग रहा था। नहीं, अपनापन एक लगता बहुत। है कि तो ऐसा लगता है अपनी माँ से ही बात कर रहे हैं। हाँ। आज भी हम जब माँ से बात करते हैं तो हम बघेली में ही बात करते हैं। तो वो ममत्व जो मिलता है ना, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने मंचों पे उसे प्रेजेंट कर सकें। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की तरफ से मुझे कई बार इनवाइट किया गया है, और सिर्फ हमारी बघेली के लिए इनवाइट किया गया है। और जो प्रेजेंट करने का तरीका है थोड़ा सा मैंने उसको डिफरेंट किया है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है उसको अच्छा लगे, उसके लिए ज़रूरी है। तो आपके गीत और संगीत कौन है रचनाकार है? आप खुद और गीत लिखती हैं गीत क्या? लिखती तो मैं भी हूँ, लेकिन जिस गीत की बात आप कर रहे हैं वो अभी गीत, जो हाल ही में वायरल हुआ है हाँ, आपका। वो गीत हमारे मैनेजर साहब और जो हमारे छोटे भाई हैं रवि मिश्रा और रत्नेश जी ने लिखा हुआ है। तो ये कैसे ध्यान आया कि ये आज संगीत लिखा जाए, और फिर लिखा जाता है और उसका पूरा वादन होता है इसके बाद? दरअसल मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं ऐसा कोई गीत गाऊंगी। मैं अपने पिताजी से बात कर रही थी, और मैं आपसे बताऊं, मैं मेरे पिताजी टीचर भी हैं और टीचर के साथ किसान भी हैं। तो दोपहर का टाइम था, मैं अपने पिताजी से बात कर रही थी, तो बात करते करते ये बात भी आई कि अरे जो धान थी वो खराब हो गई। खराब हो गई है। हाँ, पानी गिरा। हाँ, क्योंकि बात भी ऐसे चालू हुई कि हमें घर से कुछ मंगवाना था अनाज, तो उन्होंने बताया कि हाँ इस साल तो बड़ा नुकसान हुआ है। और सडनली उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा, एक काका थे, वो रोते हुए बिल्कुल कि अरे हमारा तो सब कुछ बेकार हो गया। तो मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगा कि 3 से 4 महीने जो है किसान उस चीज़ का इंतज़ार करता है कि अब फसल आएगी और शायद चीज़ें कुछ बदल जाएंगी,
और अचानक से जब वो सड़ गई तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि एक कलाकार होने के नाते और एक किसान की बेटी होने के नाते मुझे कुछ तो प्रयास करना चाहिए जहाँ तक मैं कर सकती हूँ। तो बस ये वही प्रयास था कि शायद किसानों की कुछ मदद हो जाए मेरे ये माध्यम से। हमारी सरकार से निवेदन भी था एक ये संगीत के सिर्फ माध्यम। एक निवेदन ही था, क्योंकि देखिए सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त होते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ हर किसी की धान जो है वो ख़राब भी नहीं, हर किसी की फसल नहीं ख़राब हुई, कुछ लोगों की हुई, लेकिन जिनकी हुई पूर्णतः हो गई, तो उनके लिए तो कष्ट की बात है। इसलिए ज़रूरी था कि उनसे निवेदन किया जाए। और कहते हैं कि संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम है, वो हर निवेदन। बात को समझा देता है, हर बिल्कुल। बात को बिल्कुल निवेदन के माध्यम से आप तक पहुंचा देता है। अब आगे का क्या कुछ है, कला कला में और संघर्ष, अब आगे क्या कुछ, आगे बॉलीवुड में भी संगीत हाँ, गाना बॉलीवुड पसंद का करेगी या फिर बघेली तक ही? एक्चुअली मेरा बॉलीवुड का प्लान है, लेकिन बॉलीवुड में बघेली को पहुंचाने का प्लान है। अच्छा। हाँ, मैंने आपको बताया ना, मेरा जो प्रॉपर जो वे है वो सिर्फ और सिर्फ बघेली को लेकर के है कि अभी तक सभी ने बहुत सम्मान दिलाया जो हमारे बघेलखंड के कलाकार हैं, लेकिन मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट बघेली के लिए करना है कि मैं उसे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे आप देखिए जब बॉलीवुड गाने भी गाए जाते हैं उनमें जब भोजपुरी बीच में कोई ऐसा कलाकार होता है जो सिर्फ एक ही बिहार का है तो वो भोजपुरी ही बोलता है, बाकी सारे लोग का जो एक्सेंट होता है वो हिंदी में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो भोजपुरी में बात करता है, फिर भोजपुरी में ही थोड़े से गाने उसमें डाल दिए जाते हैं। तो वही चीज़ मुझे भी प्रयास करना है कि वहाँ तक उसे पहुँचा सकें। नहीं तो इसमें कठिनाइयाँ आती हैं क्या इस हाँ, बिल्कुल बोले आती में? हैं, बिल्कुल आती हैं। एक लोक गायिका हमारी होने के नाते क्या कुछ कठिनाइयाँ आती हैं? कठिनाइयाँ ये आती हैं कि जो न्यू जनरेशन है ना, न्यू जनरेशन में अभी भी 50% ऐसे लोग हैं, 50% तो ऐसे हैं जिनको ये रहता है कि नहीं हम सिर्फ हमको बघेली सुनना है, और 50% ऐसे अरे यार बघेली चल रहा है, तो उनको ये समझाना है कि नहीं बघेली बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बोली, आप उसे समझने का प्रयास करें। संरक्षित भी करने का बिल्कुल बिल्कुल। समय है। और अभी मैं आपको बताती हूँ बघेली के बारे में, लगभग 300 प्रकार की विधाएं हैं, और 300 प्रकार में से सिर्फ 22 प्रकार की विधाएं ऐसी हैं जिन्हें अभी प्रॉपर वे में गाया जाता है। बाकी की जो विधाएं हैं वो शायद किसी को पता भी नहीं है, विलुप्त टाइप की होती जा रही है। और 22 प्रकार की विधाएं ऐसी कि जिनका हम लोग प्रयास, उसमें से कुछ ही ऐसी हो पाती हैं जो मंच पे लोग सुनना पसंद करते हैं मंच से, बाकी की ऐसे होते हैं कि चलते हुए नहीं होते, तो फिर उनको लगता है कि नहीं इसको थोड़ा सा स्टॉप किया जाए। लोक गायन सिर्फ कला है और संस्कृति की पहचान भी है, तो इसको कैसे मानते हैं? संस्कृत को संरक्षित करना है या फिर लोक गायन को आगे बढ़ाना है? दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, मैंने आपको बताया ना। आप देखिए जब शिवरात्रि आती है हाँ। तो हमारे यहाँ बुलदनिया गाई जाती है, और बुलदनिया गाते ही अपने आप ऐसा लगता है कि भगवान शिव का आवाहन कर रहे हैं हम, ठीक है। जहाँ पे संस्कृति की बात आती है, सास और ननद का जो रिश्ता है एक बहू से, वो भी प्रॉपर वे में समझाया जाता है। और कुछ ऐसे संस्कार गीत भी हैं, 16 संस्कार होते हैं, सोहर हो गई, वो गीत का नाम ही रखा गया है संस्कार गीत। तो बोली जो है वो संस्कार से पूर्णतः जुड़ी हुई है। अगर आप लोकगीत गा रहे हैं तो संस्कार से आप अपने आप जुड़ जाएंगे। सबसे पसंदीदा कौन सी बघेली संगीत आपको लगी? मेरे 2 पसंदीदा हैं, एक तो हमारे राम जी का बनरा है और एक अंजुरी है। तो अंजुरी ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं अभी हमारे दर्शकों को कुछ सुनाएंगे? ज़रूर मैं बनरा सुनाऊंगी क्योंकि हमारे राम जी जब बनरा बन करके आते हैं और वो दृश्य आप अपनी आंखों के सामने जब सुनेंगे तो आपको खुद वो चीज़ फील होती है, एक अलग टाइप की एनर्जी जो है। देखो दशरथ राज दुलार नवल बनरा बनियायो रे, नवल बनरा बनियायो रे, सुघर बनरा बनियायो रे। अब आप देखिए कि दशरथ जी के जो पुत्र हैं राम जी, वो बनरा बन के आ रहे हैं और कितने सुंदर आ रहे हैं। माथे में उनके मुकुट भल सोहे, चंदन खोर लीलार राम बनरा बनियायो रे। तो ये बनरा है हमारे यहाँ का।
और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ, कि जब ये बन रहा, आप कहीं से भी गाइए, कहीं पे भी गाइए, उसकी एक अलग एनर्जी आप फील करेंगे। बिल्कुल अद्भुत आवाज़ है। और लोक गायन बघेली और कई विधाओं में भी पारंगत हैं। आपने अभी ये बनरा भी सुना, बनरा, बिल्कुल बन रहा। तो लगातार। और आप नए युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगी, जिस तरह से अभी का माहौल है इस संगीत को क्षेत्र के लेकर, बघेली बोली को लेकर? युवाओं से मेरा सिर्फ, इसे आप एक अनुरोध समझ लें, कलाकारों से बस इतना कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी बोली को सम्मान दिलाने का प्रयास करें, और जहाँ भी जाएं अपना परचम लहराएं। और जो न्यू जनरेशन है जिसकी अभी आपने बात की, उनसे इतना कहना है कि एक कलाकार आपको वही चीज़ प्रेजेंट करेगा जो आप सुनना चाहेंगे। तो अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। जब आप बघेली सुनना चाहेंगे तो कलाकार आपको इतनी अच्छी चीज़ें प्रेजेंट करेंगे, इतनी अच्छी चीज़ें सुनाएंगे कि आपका अपने आप उसकी तरफ रुझान हो जाएगा। तो अपनी संस्कृति को हमें खुद बचाना है, हाँ। तो प्रयास ये करें कि एक कदम अपनी संस्कृति की ओर भी होना चाहिए, आगे तो क्या बढ़ने के आने वाले समय में कोई आपका एल्बम वगैरह रिलीज होगा या फिर? साथ। ज़रूर, अभी 2-3 एल्बम मैंने किए हुए थे अच्छा। अपनी बघेली के ही। वो हिंदुली था, उसमें कजरी था, और 1-2 चीज़ें और हैं। बहुत जल्द मे बी शायद आपके उससे ही शुरुआत कर दी जाए उसकी। बिल्कुल। और अभी तो मैं ज़्यादा उसके बारे में बता नहीं सकती, क्योंकि चीज़ें हैं और मेरे पास ही हैं। अब देखिए नहीं तो उसका नया टाइमिंग और रिलीज़ करने का जो टाइमिंग है उसमें थोड़ा सा अभी वक्त है। नहीं तो एल्बम है या वो फिर? एल्बम ही है, अच्छा, बघेली। बघेली का है। तो दर्शकों इंतज़ार करिए, क्योंकि कल्याणी जी का एक एल्बम भी आ रहा है और आपको जल्द ही हमारे माध्यम से पता भी लगेगा कि कब ये रिलीज होने वाला है। लगभग किस उसमें है, बघेली के क्षेत्र में, संग वीडियो या फिर ऑडियो फॉर्मेट में? वो दोनों चीज़ें हैं। किस विषय पे है ये थोड़ा सा सीक्रेट है, नहीं बहुत नहीं, ज़्यादा सीक्रेट है। फॉर्मेट कौन सा है? वीडियो है या फिर वीडियो और ऑडियो दोनों है। अच्छा। हाँ, प्रॉपर एल्बम है। अच्छा, प्रॉपर एल्बम है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, जब आप स्टेज शो में रहती हो, तालियों की गड़गड़ाहट बजती है, तो कैसा महसूस होता है? क्या लगता है कि हम कुछ बघेली के लिए कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं? वो जिसको कहते हैं ना, प्राउड दो दो तरीके से होता है। तो मुझे जो गर्व महसूस होता है वो एक संतुष्टि जिसको कहते हैं ना, कि नहीं हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, उस वे में फील होता है। तो कई जगह पे ऐसा भी होता है कि हम जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जब वो कहते हैं ना अलग से आके अपनी बोली को सुनते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के लोग हों, फिर वो उतने प्रेम के साथ सुनते हैं, तो वो जो गर्व फील होता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती आपको। तो आप जैसे बघेली बोली है ही है, लेकिन इसमें सरकार और आप लोगों को क्या सहयोग है इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए? आपने कभी कुछ ऐसा मैंने बताया ना कदम अभी, बढ़ाया? बिल्कुल। जो हमारा मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग है, मैंने वहाँ पे भी बघेली को प्रेजेंट किया हुआ है, और वो तो हमारे संस्कृति मंत्रालय से ही है, क्योंकि तो उनका तो यही प्रयास है कि बोली विकास के माध्यम से वो इसे आगे बढ़ाएं। तो वहाँ पे भी मैंने जब भी जितनी बार भी उन मंचों पे प्रेजेंट किया है तो बघेली प्रेजेंट किया है। और NCZCC से भी जब मुझे कॉल आया, वहाँ पे भी मैंने हमेशा ही बघेली को मतलब बढ़ाया है। सरकार से भरपूर सहयोग हाँ, इस बोली को बढ़ाने के लिए मिल रहा है? मिलता है, सभी कलाकारों को मिलता है। हमारे बघेलखंड के जितने भी कलाकार हैं उन सबको ये रहता है कि वो प्रेजेंट करें अपनी बोली को, जितना हो सके आगे बढ़ाएं। हम पहले एक गाना ये जो आप अभी वायरल हुआ वो सुनेंगे, इसके बाद एक आखिरी सवाल होगा। तो मैं चाहूँगा कि जो आप अभी आपका ये वायरल हुआ है गाना, मोदी जी हमारा सुन ले, CM जी हमारा सुन ले, मामा जी हमारा सुन ले,
आइए हम अपना से अब बघेली में बात कर लेते हैं, कि अपना बहुत देर से हम बच्चे बघेली के बारे में बात करी है। कुछ देर बाद जो है तो श्रोता ही हो कह देही कि बोलत बोलत त हिंदी खड़ी ला है। हिंदी लाग हैं, बात बघेली के कह रही बड़ी बड़ी। तो हिंदी में बोले के ऐसे प्रयास है कि अगर यह वीडियो कहे कि जो अपना हर डाल रहे हैं क्षेत्र में। वीडियो, हाँ, हाँ वो लगभग हर जगह लोग सुनत हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम का बोली ला है वो सबका समझ में आवे चाहिए। बाकी बोली के प्रति हमारा बहुत प्रेम है। वो जो गाना रहा ओहू का हम बघेली में गाए रहे। हाँ, सड़ी गए है धान सगली, सुन ले हमरे मामा जी। सड़ी गए है धान सगली, सुन ले हमरे मामा जी। किसानन के होएगा बंटा धान, सुन ले सीएम जी हमार। पानी में धान डूबे, जनता मर जाए अब भूखे। किसानन पे कैदा उपकार, सुन ले सीएम जी हमार। को जो मेरा छोटा भाई है रवि, और मैनेजर साहब रत्नेश जी, और जो मेन कलाकार जो हमेशा हम सबको सपोर्ट करते हैं, तो तबले में प्रखर पांडे जी, और हारमोनियम में हमारे अर्पित भैया। तो ये जो हमारी पूरी टीम है, हम सब ने मिल के इस गाने को लिखा और फिर रिकॉर्ड। बिल्कुल अद्भुत कला में और संगीत में पारंगत है। और एक अंतिम सवाल है कि अपने फैंस को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपके जो दर्शक हैं, आपको जो चाहने वाले हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सबको मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जब से मैंने सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस डालना स्टार्ट किए हैं, ऑडियंस का इतना भरपूर प्रेम मिला है मुझे सोशल मीडिया पे भी। और फिर सोशल मीडिया के थ्रू जब मैंने स्टेज शो करना स्टार्ट किया, तो स्टेज शो पे भी उनका भरपूर अपार स्नेह मिलता है। तो आप सबसे बस इतना ही कहना है कि इतना अपार स्नेह देने के लिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मुझ पर ऐसे ही अपना स्नेह बरसाते रहिए, और मैं जो प्रयास कर रही हूँ उसमें अपना साथ देते रहिए, और आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहें, हमेशा इसकी प्रार्थना करिए। धन्यवाद। एक और आपसे संदेश लेना चाहेंगे कि रीवा और बिंद क्षेत्र में लगातार नशा का युवा शिकार हो रहा है। जी जी। तो आप एक संदेश, यूथ जो है उसका शिकार हो रहा, उस पर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइन आपने भी सुनी होगी कि नशा जो है वो अगर हो नाश का सके तो कारण एक गीत जो है, बिल्कुल। सरकार से निवेदन करिए कि इस नशे को जड़ से ख़त्म करें, क्योंकि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। तो अगर संगीत के माध्यम से भी हम प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि कुछ इसमें भी प्रभाव पड़े। ज़रूर। दरअसल मैं आपको बताऊं, मैंने एक गीत नशे के लिए भी गाया था इससे पहले, और प्रॉपर वे में उसको गाया था। अब बात अलग है, ये हमारी ऑडियंस का प्यार है कि कौन सी चीज़ वायरल हो जाएगी, कौन सी चीज़ वायरल नहीं होगी, वो सिर्फ उनके प्यार पे डिपेंड करता है। तो मैंने गाया हुआ था, और मैं अभी भी कुछ लाइनें उसकी यहाँ पे आप सुना देती हूँ। जिस तरह से आपने निवेदन किया किसानों के लिए, उस तरह से यूथ जो आज नशे का शिकार हो रहे हैं, जी। और लगातार पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन उस स्तर पर अभी तक ये पहुंच नहीं पाए हैं। आज कोरेक्स, रीवा और बिंद क्षेत्र में काफ़ी इसको बढ़ावा भी मिल रहा है। तो इस पर अगर एक ज़रूर ज़रूर। और ये मैं इसलिए भी कहना चाहूँगी कि जो नशा है वो कभी भी किसी भी वे में सही नहीं है। वो आज नहीं तो कल आपको नुकसान पहुँचाएगा ही। तो ये जो गीत है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। नशा न करना मान लो कहना, नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भैया बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशे में डर है नशा जहर है, नशे में डर है नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी
बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। भूखे मरेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में। बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। बिल्कुल, तो कल्याणी जी का ये संदेश है, अगर आप नशे करेंगे तो आपके गहने बिकेंगे बिल्कुल। और आप रोड में पड़े रहेंगे। तो ये संदेश सब उन युवाओं को भी सुनना चाहिए और नशे के प्रति जितना हो जागरूक हो और इससे छुटकारा मिले। और ना सिर्फ युवा यहाँ पे मैं आपकी बात को थोड़ा सा चेंज करूँगी। युवा बस उस क्षेत्र में नहीं है, ये इस बात क्योंकि को युवा अभी से शिकार हो रहा नहीं है। नहीं उसके पीछे मैं आपको बताऊँ रीज़न है। हमारे घर का माहौल कैसा है ये भी डिपेंड करता है। बिल्कुल। आप देखिए जो युवा नशे में हैं उनके पेरेंट्स भी नशे में हैं। बहुत रेयर ही ऐसा देखने में आता है, मतलब 100 में से शायद ही ऐसे 5 घर हों जिनके पेरेंट्स नशे से बिल्कुल दूर हैं और उनके बच्चे नशे में चले गए हैं। और 95 ऐसे घर हैं जिनमें ऑलरेडी जो उनके पिताजी हैं वो नशा कर रहे हैं। वो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे पिताजी जो हैं वो शराब का सेवन कर रहे हैं, वो राजश्री का सेवन कर रहे हैं, तो वो देख करके होता है। मेरे पिताजी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बच्चा था, उससे पिताजी डेली कहते थे तुम तम्बाकू रगड़ो, तुम तम्बाकू बना के हमको दो। तो वो लगभग साल भर से उनको बना के देता था। एक दिन बोला यार ऐसा क्या है इसमें कि इनको इतनी ज़्यादा लत है। तो उसने बोला आज मैं थोड़ा सा चीख के देखता हूँ। तो उसने एक दिन जब उनको बना रहा था वो तम्बाकू उसने चीखा, तो बोले यार स्वाद तो नहीं है, हो सकता है चलो कल खाएंगे, शायद कल स्वाद आ जाएगा। धीरे धीरे तो ये करते करते उसने जब 10 दिन कंटिन्यू चेक किया कि शायद किसी दिन स्वाद आ जाए, 11वें दिन उसको ये लगा कि नहीं यार अब तो ये मेरी हैबिट हो गई है। तो स्टार्ट किसने करवाया? उनके घर पिताजी से, ने, घर से। से। तो मैं नहीं कहती अपवाद हर जगह होते हैं, बिल्कुल। शायद 5 घर ऐसे होंगे जिनके युवा संगति पा करके बिगड़ गए, लेकिन 95 ऐसे घर हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी या नशे फिर में उस हैं। माहौल में वो यहाँ तो पेरेंट्स को पहले वो चीज़, उस माहौल को चेंज करना पड़ेगा, युवा अपने आप बदल जाएंगे। ये तो उन पेरेंट्स के लिए भी ये कुछ एक्चुअली ये जो लाइन थी वो पेरेंट्स के लिए ही थी कि जो बच्चे हैं वो आपको देख रहे हैं, वो सिर्फ भूखे नहीं मरेंगे, वो आपको देख भी रहे हैं, तो वो आगे बढ़ के आपको सपोर्ट नहीं करने वाले। वो यदि आप आज दारू पी रहे हैं तो कल आपके बच्चे भी दारू पियेंगे और आपको ही पिटेंगे और बीवी भी आपकी ही भाग के जाएगी। बिल्कुल। और आप सड़क में ही मिलेंगे। बिल्कुल, और आप सड़क में ही मिलेंगे। और जो भी जमीन जायदाद है वो सब बिक उसे जाएगी। बचा के रखिए। हाँ, और एक नए जीवन की शुरुआत करें और इससे छुटकारा पाएं। बिल्कुल। और सरकार ने तो इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी दी हुई हैं, नशा मुक्ति केंद्र दिए हुए हैं, तो ज़रूरी है कि आप उस चीज़ का उपयोग करें। यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप उस चीज़ का उपयोग करिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नशे को छोड़िए, क्योंकि नशा वास्तव में नाश का कारण है। तो हम सब का ये निवेदन है, हमारी जो प्यारी जनता है जो भी नशे में पड़े हुए हैं, उन सब से मेरा करवद्ध निवेदन है कि प्लीज़ 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 कृपा करके नशे को छोड़ दीजिए। बिल्कुल, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कल्याणी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ रीवा टाइम्स का कि उन्होंने आज ये जो बातचीत की उसके माध्यम से मैंने कई सारी जो मेरी बातें थी वो संदेश मैंने अपनी ऑडियंस तक दिया है। और पुनः आप सभी को और अपनी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद।